हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 और प्रश्न 1 हल करेंगे। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे दो समीकरण दिए हुए हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इस प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ दो समीकरण दिए हुए हैं और इनके माध्यम से हमें x और y का मान ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से अभिप्राय है जब एक चर x, मतलब यहाँ पे दो समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ पे जैसे पहला समीकरण लिए x प्लस वाई बराबर 14। जब एक चर x को दूसरे चर y के पद में व्यक्त करके या लिखकर रैखिक समीकरण युग्म, ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है, तो इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। यहाँ प्रतिस्थापन विधि का अभिप्राय है जब एक चर या वेरिएबल को दूसरे चर या वेरिएबल y के पद में व्यक्त करके या लिखकर रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है, तो उस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो इन दोनों समीकरण में समीकरण 1 को चर x को y चर के पद में लिखकर जब दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाए, अब दूसरा समीकरण हो गया x माइनस वाई बराबर 4, इसमें प्रतिस्थापित किया जाए 14 माइनस वाई बराबर 4, जिससे चर y का मान ज्ञात हो जाता है। यहाँ y का मान हो जाएगा 5। तो यहाँ से हम दूसरे चर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। यहाँ से हल, यहाँ से समीकरण 1 से x चर का मान y चर के पद में रखने पर हमको मिलेगा समीकरण 1 से x चर या वेरिएबल का मान y चर या वेरिएबल के पदों में या टर्म्स में रखने पर प्राप्त होता है। अब यह समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 14। अब इसमें x को y के पदों के रूप में लिखना है, मतलब x, ये y जो है पक्षांतर होगा दाएं पक्ष में, तो ये 14 माइनस वाई हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। अब ये x का ये मान समीकरण 1 से लिए थे हमने, तो इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होता है। यहाँ से हम x का मान जो समीकरण 1 से लिए हमने, उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, प्राप्त होगा। अब यहाँ पे हमारे पास समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 4 है, तो इसमें x का मान समीकरण 3 से रखेंगे 14 माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से कोष्टक हटाएंगे, तो ये 14 माइनस वाई बराबर 4, और इसको 14 प्लस माइनस वाई बराबर 4 लिख सकते हैं। अब हम इसको 14 प्लस इसको माइनस वाई इंटू 1 प्लस माइनस वाई इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये 14 प्लस माइनस वाई कॉमन ले लिए,
पे 1, यहाँ से -y कॉमन लिए तो केवल 1 बचा, फिर ये प्लस और -y हमने यहाँ से भी कॉमन लिए, 1 बचा बराबर 4। तो यहाँ पे 14 प्लस -y और ये 1 प्लस 1 2 हो गया बराबर 4। तो यहाँ से 14 धन ये -y 2 से गुणा होगा, -2y हो जाएगा बराबर 4। यहाँ से कोष्टक खुलेगा, 14 ऋण 2y बराबर 4। अब यहाँ पे चर वाले पद को एक तरफ कर देंगे और अचर को एक तरफ, तो ये 14 और ये 4 जो है दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आ जाएगा, तो ये ऋण 4 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे ये ऋण 2y ये दाएं पक्ष में चला जाएगा, तो ये ऋण 2y है तो ये धन 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 - 4 ये 10 हो गया बराबर 2y। यहाँ से हमको 10 बराबर 2y मिल गया, मतलब 2y बराबर 10। अब ये 2y का मतलब 2 गुणित y है बराबर 10। अब ये 2 को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे, ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा। अब ये 5 बार कट जाएगा, y बराबर 5 आ गया, यहाँ पे y का मान 5 आ गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में 2 में या 3 में किसी में भी रख सकते हैं। तो y के इस समीकरण 3 में रखने पर प्राप्त होगा, हमारे पास समीकरण 3 था, x बराबर 14 - y था, यहाँ पे अब हम y का मान रख देंगे, x बराबर 14 - y का मान 5 है, यहाँ से 14 में से 5 गया 9 आया, यहाँ पे x का मान 9 आ गया। तो अतः हल है x बराबर 9 और y बराबर 5। तो इस तरीके से प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 1 का पहला भाग कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न 1 का भाग 2 हल करेंगे। तो निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब यहाँ पे 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं जिनको हम रैखिक समीकरण युग्म भी कहते हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। मतलब इसमें जो समीकरण 1 है, इसमें 2 समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पे 2 समीकरण दिए हुए हैं। तो इसमें एक समीकरण, तो पहला समीकरण हो या दूसरा समीकरण हो, मान लो कि पहला समीकरण है तो पहले समीकरण किसी एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करेंगे या लिखेंगे, और उसके बाद उस चर को हम दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, और प्रतिस्थापित करके हमको एक चर का मान मिल जाएगा, और उस एक चर के मान को हम किसी भी समीकरण में रखकर दूसरे चर के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है। तो समीकरण 1 से हम s चर को या s वेरिएबल को हम t चर के पद में लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से s चर या वेरिएबल का मान t चर या वेरिएबल के पदों या टर्म्स में रखने पर प्राप्त होगा। ये s - t = 3 समीकरण 1 है, यहाँ से ये -t दाएं पक्ष में जाएगा तो ये s = 3 + t हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। अब ये जो हमने s का मान t पद में निकाले हैं, ये समीकरण 1 से निकाले हैं, तो इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो s के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित
करने पर प्राप्त होगा। अब यहाँ पे समीकरण 2 जो है हमारे पास s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 है। तो इसमें s का मान जो t के पद में है तो ये 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 हो गया। अब इसका एलसीएम या लसापा लेंगे। तो इसका एलसीएम लिए तो ये तिर्यक गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 3 प्लस टी से गुणा होगा, 3 टी से गुणा होगा अपॉन 3 गुणे 2 बराबर 6 हो गया। यहाँ पे 2 3 से गुणा होगा प्लस फिर 2 टी से गुणा होगा प्लस ये 3 टी से गुणा हुआ तो 3 टी अपॉन ये 3 2 से गुणा हुआ तो ये 6 आ गया। अब ये 2 तिया 6 हो गया प्लस ये 2 टी से गुणा होगा तो 2 टी प्लस 3 टी अपॉन 6 बराबर 6। अब यहाँ पे ये 6 और ये 2t प्लस 3t ये 5t हो गया। ये जो 6 है बाएं पक्ष में हर में, ये दाएं पक्ष में जाएगा तो गुणा हो जाएगा। यहाँ से 6 से गुणा होगा तो ये 36 हो गया। यहाँ पे 6 प्लस 5t बराबर 36 आ गया। अब ये 6 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये अभी धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 6 प्लस 5t बराबर 36 है हमारे पास। ये 6 दाएं पक्ष जाएगा तो 5t बराबर 36 माइनस 6, तो ये 5t बराबर 36 में से 6 गया तो 30। अब ये 5t मतलब 5 गुणे t बराबर 30। अब यहाँ पे 5 बाएं पक्ष में गुणा में, फिर दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग में जाएगा, t बराबर ये 30/5 हो जाएगा। तो ये 6 बार कटा तो t बराबर 6 आ गया। तो हमारे पास एक चर का मान आ गया है, तो इसको हम पहले दूसरे या तीसरे किसी भी समीकरण में रखेंगे तो दूसरे चर s का मान आ जाएगा। यहाँ से हमको t का मान मिल गया। अब इस t के मान को हम समीकरण 1 2 या 3 किसी में भी रखेंगे तो दूसरे चर s का मान मिल जाएगा। तो y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर प्राप्त होगा। और हमारे पास समीकरण 3 जो है वो s बराबर 3 प्लस t है। अब इस पे हम t का मान रख देंगे तो s बराबर 3 प्लस t का मान रखे 6, तो ये 3 प्लस 6 ये 9 आ गया s बराबर। तो यहाँ से हमको t और s का मान मिल गया। तो अतः हल है x बराबर s बराबर 9 और t बराबर 6। तो इस तरीके से प्रश्न 1 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न 1 का भाग 3 हल करेंगे। प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इसमें हमको समीकरण 1 में किसी एक चर जैसे y को हमको x चर के पद में लिखना पड़ेगा और फिर उसको हमको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको y का मान मिल जाएगा और y का मान जैसे मिल जाएगा तो उससे हमको x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 दिया हुआ है और समीकरण 2, तो समीकरण 2 को हम और हल कर सकते हैं। इसको अगर 3 से भाग दे, समीकरण 2 को 3 से भाग देने पर प्राप्त होगा। तो इसको अगर हमने 3 से भाग दिए तो 9x माइनस 3y बटे 3
बराबर 9/3। यहाँ से ये 9x/3 माइनस 3y/3 बराबर 9/3। ये 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9। यहाँ से ये 3x माइनस 1y या y बराबर 3 आ गया। ये समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण 2 से हमको समीकरण 3 प्राप्त हो गया या मिल गया। तो अब हम समीकरण 1 से किसी एक चर का मान दूसरे चर के पद के रूप में निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे समीकरण 1 से यहाँ पे 3x माइनस y बराबर 3 है। तो यहाँ पे 3x माइनस 3 बराबर y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y का मान 3x माइनस 3 हो गया, मतलब x के पद के रूप में आ गया। इसको समीकरण 4 मान लिए। अब इस y के मान को हमको अगले समीकरण मतलब समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर यहाँ से हमारे पास समीकरण 3 है, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो इसमें 3x माइनस वाई का मान रखेंगे 3x माइनस 3 बराबर 3। कोष्टक हटाएंगे तो 3x और एक कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस 3x प्लस 3 बराबर 3। तो यहाँ पे ये 3x से 3x कट गया तो यहाँ पे 3 बराबर 3 आ गया, जो सत्य है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ये जो रैखिक युग्म है इसके अनंत हल होंगे। अतः रैखिक युग्म के अनंत हल होंगे। तो इसी के साथ प्रश्न 1 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। का प्रश्न 1 का भाग 4 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे 2 समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो सबसे पहले इसको थोड़ा और आसान करेंगे। तो इसको अगर हम 10 से गुणा कर दें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को 10 से गुणा कर दें तो हमको नए समीकरण मिलेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को 10 से गुणा करने पर प्राप्त होगा। समीकरण 1 को 10 से गुणा किए तो 10 गुणित 0.2x प्लस 0.3y बराबर 10 गुणित 1.3। इसको हल किए तो ये 10 गुणित 0.2x प्लस 10 गुणित 0.3y बराबर ये 10 1.3 से गुणा होगा तो 13 आएगा। वैसे ये 10 0.2 से गुणा हुआ तो 2 आएगा, तो 2x प्लस ये 10 0.3 से गुणा हुआ तो 3 आया, तो 3y बराबर 13। ये समीकरण 3। वैसे ही समीकरण 2 को 10 से गुणा किए 0.4x प्लस 0.5y बराबर 10 गुणित 2.3। 10 को 0.4 से गुणा किए तो ये 4x प्लस 10 0.5 से गुणा हुआ तो ये 5y बराबर 10 2.3 से गुणा हुआ 23। ये समीकरण 4 हो गया। तो यहाँ से हमको नए समीकरण मिल गए, 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23। हम x को y के पद के रूप में बना लेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से हम x को y के पद के रूप में बना लेंगे। तो हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13 है, मतलब यहाँ 2x बराबर 13 माइनस 3y हो जाएगा।
मतलब यहाँ पे x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 हो जाएगा। तो ये समीकरण 5 हो गया। अब ये जो समीकरण 5 बना है, x का मान y के पद के रूप में, ये हमको समीकरण 3 से मिला है। तो इसको हम समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 4 में x का मान रखने पर तो हमारे पास समीकरण 4 है 4x प्लस 5y बराबर 23। इसमें हम x का मान रख देंगे समीकरण 5 से। तो 4 13 माइनस 3y बटे 2 धन 5y बराबर 23। अब ये 2 से 4 2 बार भाग जाएगा। ये 2 गुणित 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। अब ये आगे हल होगा तो ये 2 13 से गुणा होगा तो ये 26 आ जाएगा। फिर ये 2 3y से गुणा होगा तो 6y धन 5y बराबर 23। तो यहाँ से ये 26 और यहाँ से ये 6y माइनस 5y, तो यहाँ पे y, अब इसको हम प्लस माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23 लिख सकते हैं। यहाँ से ये 26 प्लस यहाँ से y कॉमन होगा, ये y और अंदर माइनस 6 प्लस 5 बचा 23। तो यहाँ से ये 26 प्लस y और ये माइनस 6 में से 5 गया तो माइनस 1 बराबर 23। तो यहाँ से ये 26 और ये y माइनस 1 से गुणा होगा, ये माइनस y बराबर 23। तो यहाँ से हम ये 3 स्टेप्स को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जिन लोगों को ये हल करते नहीं आता उनके लिए था, नहीं तो डायरेक्ट आप ये वाली से डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिख सकते हैं। तो 26 माइनस y बराबर 23 आ गया। अब यहाँ पे हम चर को एक तरफ कर लेंगे और अचर को एक तरफ कर लेंगे। ये 26 और ये 23 जो है ये बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस 23 और ये माइनस y दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस y। 26 में से 23 गया 3 बराबर y, मतलब y बराबर 3 आ गया। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो इसको हम समीकरण 5 में अगर रखें x माइनस 13 माइनस 3y बटे 2, तो समीकरण 5 में y का मान रखने पर समीकरण 5 है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2। तो इसमें हम y का मान रख देंगे। तो ये 13 माइनस 3 और y का मान है 3 बटे 2। ये हल होएगा तो 13 माइनस ये 3 गुणित 3, 3 3 9 बटे 2। यहाँ से ये 13 में से 9 गया 4 बटे 2। ये अभी 4 को 2 से भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा तो x बराबर 2 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास x और y का मान आ गया। अतः हल है x बराबर 2 और y बराबर 3। तो इस तरीके से हमने प्रश्न 1 का भाग 4 हल कर लिए। प्रश्न 1 का भाग 5 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इन दोनों समीकरणों में समीकरण 2 के चर x को y चर के पद में लिखकर पहले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे एक चर y का मान ज्ञात हो जाएगा, जिससे हम दूसरे चर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह समीकरण 2 से हमको x का मान y के रूप में मिल जाएगा। समीकरण 2 से
ये 3 का वर्गमूल x माइनस 8 का वर्गमूल y बराबर 0। अब इसमें ये 8 का वर्गमूल y दाएं पक्ष में जाएगा, 3 का वर्गमूल x बराबर 8 का वर्गमूल y। तो यहाँ से अब ये 3 का वर्गमूल दाएं पक्ष में जाएगा, तो यहाँ गुणा में है तो ये भाग में जाएगा, 8 का वर्गमूल बटे 3 का वर्गमूल y। यहाँ से हमको एक और समीकरण मिल गया, 3 समीकरण। तो यहाँ पे x का मान y के पद के रूप में है। अब ये जो हमने x का मान निकाले समीकरण 3 में, ये समीकरण 2 से निकाले, तो इसको हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर यह समीकरण 1 है 2 का वर्गमूल x प्लस 3 का वर्गमूल y बराबर 0। यहाँ पे हम x का मान रख देंगे 2 का वर्गमूल और ये 8 का वर्गमूल बटे 3 का वर्गमूल y प्लस 3 का वर्गमूल y बराबर 0। यहाँ से ये 2 का वर्गमूल 8 के वर्गमूल से गुणा हो जाएगा बटे 3 का वर्गमूल y प्लस 3 का वर्गमूल y बराबर 0। अब ये गुणा होगा तो ये 2 गुणित 8 का वर्गमूल बटे 3 का वर्गमूल y प्लस 3 का वर्गमूल y बराबर 0। यहाँ से ये 16 का वर्गमूल बटे 3 का वर्गमूल y प्लस 3 का वर्गमूल y बराबर 0। अब ये 16 का वर्गमूल जो है ये हो जाएगा 4 बटे 3 का वर्गमूल y प्लस 3 का वर्गमूल y बराबर 0। यहाँ से हमको 4 बटे 3 का वर्गमूल y प्लस 3 का वर्गमूल y बराबर 0 मिल गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3 का वर्गमूल मतलब ये 3 का वर्गमूल बटे 1 हो गया। अब इसको तिर्यक गुणा के माध्यम से हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये 4 गुणित 1 y प्लस 3 का वर्गमूल गुणित 3 का वर्गमूल y बटे 3 का वर्गमूल गुणित 1। यहाँ से 4 गुणित 1 मतलब ये 4 आ गया, 4y प्लस 3 का वर्गमूल गुणित 3 का वर्गमूल, ये 3 हो जाएगा, 3y यहाँ, फिर ये 3 का वर्गमूल बराबर 0। अब यहाँ से 4y प्लस 3y ये 7y हो गया, और ये 3 का वर्गमूल दाएं पक्ष में जाएगा तो 0 गुणित 3 का वर्गमूल, यहाँ से ये 7y बराबर 0 आ गया। अब ये 7y का मतलब 7 गुणित y बराबर 0। अब ये 7 बाएं पक्ष में गुणा में है तो ये दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग में जाएगा, तो y बराबर 0 बटे 7। 0 को 7 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, या y का मान 0 आ गया। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो इसको हम समीकरण 3 में अगर रखते हैं y के मान को, तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 3 हमारे पास x बराबर 8 का वर्गमूल बटे 3 का वर्गमूल y है। इसमें y का मान रखेंगे तो 8 का वर्गमूल बटे 3 का वर्गमूल गुणित y का मान 0 रखें, अब गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान 0 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास x और y का मान 0 आ गया। तो यही दिए गए समीकरण का हल होगा। अतः दिए गए समीकरण का हल है x बराबर 0 और y बराबर 0। तो इस तरीके से प्रश्न 1 का भाग 5 हल हुआ।
का प्रश्न 1 का भाग 6 हल करेंगे। तो इसमें दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इन दोनों समीकरणों में किसी एक समीकरण के चर x को y चर के पद में लिखकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमको दूसरे चर y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 में एलसीएम ले लेंगे हम बाएं पक्ष में। तो ये तिर्यक गुणा किए समीकरण 1 का 3x गुणित 3 माइनस 5y गुणित 2 बटे 2 गुणित 3 बराबर ऋण 2। यहाँ पे ये 3x गुणित 3 ये 9x हो गया, माइनस 5y गुणित 2 ये 10y बटे 6 बराबर ऋण 2। अब ये जो बाएं पक्ष में 6 है हर में, ये दाएं पक्ष में जाएगा तो अंश में आ जाएगा। ये 9x माइनस 10y बराबर ऋण 2 गुणित 6। ये 9x ऋण 10y बराबर ये ऋण 2 6 से गुणा होगा तो ऋण 12 हो जाएगा। ये समीकरण 3 ले लो। वैसे ही समीकरण 2 में हम एलसीएम लेंगे, तो ये तिर्यक गुणा से 2x प्लस 3y बटे 6 बराबर 13 बटे 6 हो जाएगा। ये 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ से ये 2x प्लस 3y बराबर 13 आ गया। ये समीकरण 4 है। अब हमारे पास दो नए समीकरण मिल गए हैं, समीकरण 1 से समीकरण 3 और समीकरण 2 से समीकरण 4। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करेंगे। तो हम समीकरण 3 और समीकरण 4 में किसी भी एक समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं y के रूप में या y पद के रूप में। तो समीकरण 4 से हम x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 4 से यहाँ पे 2x और ये 3y को हम दाएं पक्ष में ले जा लेते हैं, तो ये 13 माइनस 3y हो गया। तो यहाँ से अब ये 2 गुणा में है तो ये दाएं पक्ष में जाएगा, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 हो गया। यहाँ से हमको एक नया समीकरण मिला x के मान के रूप में, इसको हम समीकरण 5 कहेंगे। अब ये समीकरण 5 जो है ये समीकरण 4 से मिला है, या x का मान जो है हमको समीकरण 4 से मिला है, तो इसको हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे ये 9x माइनस 10y बराबर ऋण 12 है समीकरण 3। तो इसमें हम x का मान रख देंगे। x का मान है समीकरण 5 से 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12। अब इसको हल करेंगे तो 9 को 13 से गुणा करेंगे तो ये 117 आ जाएगा। ऋण 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27y बटे 2 ऋण 10y बराबर ऋण 12। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। ये 10 है तो 10 बटे 1y हो जाएगा। ये 117 माइनस 27y माइनस 10 गुणित 2 y बटे 2 बराबर माइनस 12। यहाँ से ये 117 माइनस 27y माइनस 20y और ये जो 2 है हर में ये दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस 12 गुणित 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 117 और ये माइनस 27 माइनस 20, ये माइनस 47y हो जाएगा बराबर माइनस 12 गुणित 2 माइनस 24। अब चर वाले पद एक तरफ कर लेंगे और अचर वाले एक तरफ कर लेंगे। 117
ये -24 दाएं पक्ष में है, तो ये बाएं पक्ष में आएगा तो +24 बराबर, ये बाएं पक्ष में -47y है, ये दाएं पक्ष में जाएगा तो +47y हो जाएगा। अब ये 117 + 24 ये हो जाएगा 141 बराबर 47y। तो इसको हम 47y बराबर 141 लिख सकते हैं। यहाँ से y बराबर 141/47। अब ये 141 47 से भाग जाएगा 3 बार, यहाँ पे y बराबर 3 आ गया। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। इसको समीकरण 5 में रखेंगे तो x का मान यहाँ से आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर, यहाँ पे समीकरण 5 हमारे पास है x बराबर 13 - 3y/2। अब यहाँ पे हम y का मान रख देंगे 13 - 3 × 3/2। तो यहाँ पे ये 13 - 3 × 9 हो गया /2। 13 में से 9 गया तो 4/2। अभी 4 2 से भाग जाएगा 2 बार, यहाँ पे x का मान 2 आ गया। यहाँ से हमको x का मान 2 और y का मान 3 मिल गया। इसी के साथ प्रश्न 1 का 6वां भाग हल हो गया। इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर करें।